हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। 5 लेसन ज्योग्राफी को ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा दिया है। ये हमारा छठा लेसन है। उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो शुरू करते हैं। अमेज़न बेसिन का स्थान। अमेज़न बेसिन का स्थान कहाँ है? देखो, अमेज़न बेसिन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच भूमध्य के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में स्थित है। ठीक है। कहाँ की? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। देखिए, मान लीजिए एक धरती है, ठीक है। तो हमको पता है कि एक कर्क रेखा और एक मकर रेखा। ठीक है। तो एक हमारा हो गया एक कर्क रेखा और एक हो गया हमारा मकर रेखा। ठीक। तो इन दोनों के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण। 10 डिग्री यहाँ से उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण। तो इस तरीके से यहाँ पर इनको बीचे बीच मतलब मध्य में यहाँ पे स्थित है। ठीक। नदियां। अमेज़न नदी और उसकी कई सहायक नदियां मिलकर इस बेसिन का निर्माण करती है। ठीक। क्या होता है? अमेज़न नदी और उसकी कई सहायक नदियां मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती है। अमेज़न नदी, देखो, उद्गम स्थान कहाँ है इसका? यह नदी पश्चिम में एंडीज पर्वत से निकलती है। जो उद्गम है, जो निकलता है, कहाँ से निकलता है? स्टार्टिंग कहाँ से होता है? यह एंडीज पर्वत से निकलती है पश्चिम में। मुहाना। क्या होता है कि अमेज़न नदी पूर्व में अंटार्कटिक महासागर में मिलती है। नदी का मुहाना क्या होता है कि वह स्थान जहां नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, मतलब शाखाओं में मिलती है, समझे? वह स्थान जहां पे नदी किसी दूसरे अन्य मतलब कि शाखाओं में मिलती है, नदी का मुहाना कहलाता है। ठीक है। जैसे कि देखियो, एक यहाँ नदी आ रही है और यहाँ से एक नदी बह रही है। ठीक है। तो एक यहाँ पे आया ना, इसी को हम मुहाना कहते हैं। अमेज़न बेसिन के अंतर्गत देश कौन-कौन से हैं? ब्राजील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर और कोलंबिया और वेनेजुएला। मध्य रेखा से गुजरने वाले देश कौन-कौन से हैं? देखिए, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया। ठीक है। ये क्या क्या है? भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देश हैं। जलवायु इनकी कैसी है? देखो, जलवायु हम पढ़ते हैं, जलवायु के एक टॉपिक है बुक में। देखो, जलवायु हमने पहले भी पढ़ाया था। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। जहाँ का मौसम मतलब यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों में ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर चिपचिपाहट मानसून महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वहां भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। ठीक है। वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, मतलब कि बिना चेतावनी के कभी भी वर्षा हो जाती है। ठीक है। दिन का तापमान वहाँ उच्च होता है, बहुत ही ज्यादा आर्द्रता होती है वहाँ के तापमान में। और ठीक है, और रात के समय तापमान कम होने हो जाता है, लेकिन वो आर्द्रता जो होती है, ठीक है, वो जो आर्द्रता होती है वो हमेशा बनी रहती है। आपने देखा होगा गर्मी की कुछ ऐसे मौसम जैसे होते हैं कि उसमें कपड़े बहुत देरी से सूखते हैं, है ना? और बहुत ही ज्यादा मतलब कि उमस सा होता है। ठीक है। ना ही गर्मी ना ही ठंडा, बस वो उमस जो भरी रहती है ना, वो उमस होती है ना? और जलवायु आपको बताया था, जैसे कि जलवायु क्या होती है, जैसे शिमला की जलवायु तो ठंडी है वहाँ की थोड़ी सी, और हाँ, दिल्ली की जलवायु अलग है, राजस्थान की अलग है ना? वहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो इस तरीके से मैंने बताया था आपको जलवायु। वर्षावन कौन कौन से हैं? देखिए, इन प्रदेशों में अधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन पाए जाते हैं। सघन वन क्या होते हैं? देखो, सघन वन वो होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घना होते हैं। ठीक है। बहुत डेंसिटी उनकी बहुत ज्यादा होती है।
आप चित्र 6.3 में देख सकते हैं, उसमें बुक में, इन वन में सघन छटाएं होती है। ठीक है, ये क्या होता है कि इन वन में बहुत ही ज्यादा घने घने छटाएं होती है, ताकि पता है इनमें क्या होता है कि वहां पर जो होता है, सूरज की रोशनी ना धरती तक, जमीन तक पहुंच नहीं पाती है। अब वहां तक पहुंच नहीं पाती है तो क्या होगा, उमस तो भरेगी, सिंपल सी बात है। सूखता नहीं जल्दी जमीन, तो वहां पर उमस ज्यादा हो जाता है, समझे। तो यहाँ केवल वही वनस्पति पनप पाती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, समझे। उसमें कुछ वनस्पतियां इस तरीके से, जैसे कि आर्किडिक हो गया, आर्किडिक, आर्किडिक एवं ब्रोमीलिड्स, ये, ठीक है, ब्रोमेलिड्स नाम की पौधे होते हैं, जो कि फूल की तरह होते हैं ये कुछ पौधे वहां पे उगते हैं, ठीक है। वर्षा वन में प्राणियों की विविधता होती है। वर्षा में वन में प्राणियों की विविधता होती है। कुटुन, देखो, यहाँ पे देखो कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, जैसे कुटुन कुटुन हो गए, गुंजन हो गए पक्षी, रंगीन पंखों वाले, मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी, जो भारत में पाए जाने वाले समान पक्षियों से भिन्न होते हैं। वहां पे जो पक्षी पाए जाते हैं ना, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो कि भारत में कभी नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे प्राणियों में बंदर, ठीक है, बंदर, स्थौल एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। टैपीर एक ऐसा कुछ होता होगा, देख लेना, मुझे ध्यान नहीं है। सांप एवं विभिन्न प्रकार की प्रजातियां भी इस वन में पाई जाती है, ठीक है। सांप एवं की विभिन्न प्रजातियां भी यहाँ इस वन में पाई जाती है। और एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं, ठीक है, सांप के ऐसे ही प्रजातियां, जो कि अमेज़न में मिलती है, ठीक है। एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कोड, ठीक है, हजारों करोड़, कोड क्या है, कोड कोड मकड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। हजारों करोड़ मतलब मकड़ी भी इस अमेज़न बेसिन में निवास करते हैं। अन्य अन्न की खोजने वाली पिराहन, पिराहन मछली, देखो पिराहन मछली जो होते हैं समेत मछलियां की विविधता के बेसिन में अद्वितीय है। यहाँ पे पिराहिन मछली भी पाई जाती है, ठीक है। वर्षा के, देखो वर्षा वन के निवासियों का जीवन किस प्रकार से वो चलता है, देखो, यहाँ लोग जंगल के छोटे छोटे हिस्सों में रहते हैं और अपने भोजन के लिए वह वहाँ की प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं, बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। तो क्या होता है कि कुछ लोग पेड़ों से काटकर कृषि की लकड़ियां तैयार करते हैं, ठीक है। तो कुछ झूम खेती करते हैं, या शिफ्टिंग क्लेटिवेशन के रूप में जाना जाता है, झूम खेती। कर्तन धन पता है, पहले कर्तन धन आपको पता ही होगा। इस प्रकार की खेती में लोग एक क्षेत्र में फसल उगाते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं, ताकि वह पुनः प्राकृतिक रूप से उर्वरक हो सके, ठीक है। क्या होता है इस तरह की खेती में कि एक खेती को फसल कर उगाते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं, तो इससे क्या होता है कि उर्वरक हो जाता है फसलें, मतलब जमीन। महिलाओं की भूमिका क्या होती है कि देखो, महिलाओं क्या करते हैं कि महिलाओं फसलों को देखभाल और खेती के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक। वे ट्रॉपिकल फल, अनाज और कंदमूल उगाती है। इसके अलावा महिलाएं ठीक है, जंगलों में उपलब्ध पौधों और जड़ों की इकट्ठा करके परिवार को भरण पोषण करती है। ये है महिलाओं की भूमिका। महिलाओं क्या करती है कि खेती करती हैं, ठीक है, तो खेतों की देखभाल करती हैं, लकड़ी इकट्ठा करना, ठीक है। और महिलाओं का जंगलों में उपलब्ध पौधों से, मतलब जो महिला क्या करती है, जंगलों में उपलब्ध पौधे जो होते हैं उनसे अपने मतलब और जड़ों और को इकट्ठा करके अपना परिवार का भरण पोषण करती है, ठीक है। मिट्टी और खेती, देखो मिट्टी और खेती क्या होता है,
किस प्रकार से वह खेती करते हैं। वर्षावन की मिट्टी अम्लीय होती है, ठीक है। क्या होती है? अम्लीय होती है, जो फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती। इस क्षेत्रों में मिट्टी का उर्वरकता बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। वे लोग मिट्टी की उर्वरता बनाने के लिए प्राकृतिक खाद मतलब मिचलिंग का उपयोग करते हैं। मिचलिंग का उपयोग करते हैं। सामाजिक संरचना क्या है? कि वर्षावन में रहने वाले अपने समाज के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, ठीक है। जीवन शैली सरल और प्राकृतिक निकट होती है। विकास और उसके प्रभाव। विकास की गतिविधियां जैसे वनों में कटाई के शहरीकरण के कारण वर्षा वन का तेजी से विनाश हो रहा है, ठीक। इसका प्रभाव यहाँ की वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर भी पड़ रहा है। वर्षाई प्रभाव क्या है? कि वनों की कटाई के कारण मिट्टी की उपजाऊ परत खोती जा रही है। जो मिट्टी की कटाई मतलब जो देखो मिट्टी की कटाई धीरे धीरे हो रही है, तो उसकी उपजाऊ जो परत है वो होती जा रही है, मतलब खत्म होती जा रही है, जिससे कि उसकी क्षमता कोई भी अनाज उगाने की नहीं रहेगी, जिससे भूमि की उर्वरकता में कमी आती है। यह यह एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या है, ठीक है। ये देखो पहले के जंगल कैसे थे, इस प्रकार से, ठीक। ये देखो इस तरीके से जंगल थे। उसके बाद क्या हुआ? थोड़ा सा वन कटाई हुआ, ये ऐसे हो गया। अब ये देखो यहाँ पे जो वन दिख रहे हैं, अब थोड़ा सा और कम हो गया। यहाँ पे हरा भरा थोड़ा है, और इससे भी ज्यादा खत्म हो गया। यहाँ पे देखो थोड़ा सा जंगल बच रहे हैं। तो इस तरीके से वन खत्म होते जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। देखो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण कटिबंधीय 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री मतलब 10 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इनमें अपना जल लाकर मिलाती है, ठीक, गंगा में। ओके, ये सारी सहायक नदियां हैं। गंगा की सहायक नदियां हैं, घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ठीक। ये सारे सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की आवश्यकता है। देखिए भौगोलिक स्थिति। इस बेसिन में मुख्यतः मैदान क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु मानसूनी है, जहाँ मानसून के दौरान भारी वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्म और ऋतु गर्म और शीत ऋतु में ठंडी होती है। भारत की मानवी मानविकी दृष्टि से इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। कृषि और फसलें। देखो क्या है कि धान की खेती। धान की खेती क्या है? कि धान की खेती के लिए हमें पता है बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है ना। बिना पानी के धान की खेती नहीं हो सकती, तो सबको पता है। देखो कुछ क्षेत्र में सबसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा धान उगाया जाता है, वो कौन सा क्षेत्र है? आप बताइए हमें, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। भारत की चाय की खेती। देखिए असम में चाय की खेती को दिखाया गया है, ठीक है। असम में जो होता है सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है, ठीक है। यहाँ की प्रमुख फसल जो है ना, चाय ही है। मतलब बहुत ही सबसे ज्यादा भारत में चाय वहीं उगाया जाता है, असम में। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जैसे मक्का, जूट, गन्ना और तिलहन, ठीक। इसके अलावा यहाँ हेजान फसल जैसे दलहन, तिलहन और सब्जियां भी उगाई जाती है। जनसंख्या और संस्कृति की बात करें तो देखो जनसंख्या घनत्व क्या है कि इस क्षेत्र में जो है घनत्व उच्च है, जिसके उदाहरण के लिए उत्तराखंड जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि बिहार में 1002 है, ठीक है। इसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। संस्कृति और सजीव। देखो जीवन शैली क्या है? इस क्षेत्र में विभिन्न जनजातियां रहती है, जिनका
जिनका जीवन जंगलों पर निर्भर हो रहता है, ठीक है, जिनका जीवन जो है जंगलों पर निर्भर रहता है, वे खेती और शिकार से अपनी आजीविका चलाते हैं। इस क्षेत्र में जनजातियां नृत्य नृत्य संगीत और अन्य पारंपरिक कलाओं में माहिर होती है। पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? विभिन्न भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषता इस क्षेत्र में पर्वतीय और मैदानी दोनों प्रकार के हैं। यहाँ के जंगलों में सागवान, साल और बांस जैसी महत्वपूर्ण पेड़ लग पाए जाते हैं। ये क्षेत्र जैसे विविधता से समृद्ध है और यहाँ की विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और वन्य जीव पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव और जलीय जीव पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। वन्य जीव क्या है? हाथी, बाघ, हिरन एवं बंदर। ये जीव सामान्य रूप से बेसिन क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। एक सींग वाला गोंडा, यह विशिष्ट रूप से ब्रह्मपुत्र और बेसिन में पाया जाता है। यह एक दुर्लभ प्रजाति है और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षित है। बंगाल का टाइगर एवं मगरमच्छ। देखो ये देखो, यह डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर विशेष रूप से सुंदरवन क्षेत्रों में रहता है। ओके, याद रखिएगा। जलीय जीव जैसे मछली, ठीक है, मछली हो गया, रोहू, कतला और सिंहला जैसी मछलियां यहाँ की प्रमुख जलीय जीव है। ये मछलियां इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मतलब मुख्य आहार है। देखिए, प्रमुख शहर और उनके प्रभाव। बड़े शहर और कस्बे। गंगा गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहर स्थित हैं। इन शहरों और उद्योगों का गंदा पानी नदियों में बहता है, जिससे कि जल प्रदूषित होता है। समझे? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी यहाँ पे रहते हैं। अभी क्या होता है, इन शहरों का जो उद्योगों का जो पानी है, तो गंदा पानी क्या हो जाता है, नदियों में चला जाता है। इसके कारण गंगा और प्रदूषित होती है। इस पे काम चलता है, लेकिन जानते हो ना हमारी सरकार कैसी है। कभी कभी जब ज्यादा गंदा हो जाता है तब इनको ज्यादा ध्यान आता है ना। अब क्या कर सकते हैं, कई बार अभियान चला है गंगा साफ करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता। वही थोड़ा बहुत फिर होता है, फिर उससे गंदा हो जाता है। यातायात परिवहन, सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग। मैदानी इलाकों में यातायात के लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग व्यापक रूप से उत्पन्न होता है। जल मार्ग क्या है कि जल मार्ग, देखो जल मार्ग क्या है, नदी के क्षेत्रों में जल मार्ग का उपयोग किया जाता है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है, ठीक। जलमार्ग क्या है? नदी के तटीय क्षेत्रों पर जलमार्ग का उपयोग किया जाता है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है, हुगली नदी पर स्थित है, ठीक है। हवाई मार्ग, हवाई मार्ग क्या है कि मैदानी क्षेत्रों में कई बड़े हवाई पतन की स्थिति है। वे आवागमन के लिए प्रमुख है। बस पर्यटन स्थल आपको पता है, ताजमहल, गंगा और यमुना की नदी का संगम, इलाहाबाद, बौद्ध स्तूप उत्तर प्रदेश और बिहार, इस इमामबाड़ा लखनऊ, काजीरंगा और मानस वन्य प्राणी अभयारण्य असम में है। अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति, ठीक। तो यह आपका चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 6 समाप्त। आपको अब मिलेगा 7th क्लास की पॉलिटिक्स की, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। आखिरी चैप्टर बच रहा है हमारा 7th। उसके बाद हम पॉलिटिक्स स्टार्ट करेंगे 7th क्लास की। पॉलिटिक्स की बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा, और भी ज्यादा मजा आने वाला है पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें जरूर, अपनी राय बोलें, आपको कैसा लगे वीडियो, और दोस्तों के साथ अपने शेयर जरूर करें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।